प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भाषा की परिभाषा दीजिए। तो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से करते हैं वह भाषा है, या अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, टेलीफोन पर होने वाला वार्तालाप तथा समाचार पत्र का संबंध भाषा के किस रूप से है? तो टेलीफोन का संबंध मौखिक रूप से होता है और समाचार पत्र का लिखित रूप से। तो ये भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और लिखित में हम पत्र या समाचार पत्र या इस तरीके से कई और साधनों के माध्यम से अपनी भाषा को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा के 2 रूप हुए अपने विचारों को पहुंचाने के लिए, मौखिक और लिखित। अनुच्छेद 343 के अनुसार 4 संवैधानिक भाषाओं के नाम लिखिए। तो जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 343 में यहाँ पे 4 भाषाओं के नाम पूछे गए हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और गुजराती। और इसके अलावा ये टोटल 22 भाषाएं हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, मलयालम, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान ने मान्यता दी है, लेकिन यहाँ पे 4 ही भाषाओं के नाम पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की किन्हीं 4 संवैधानिक भाषाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे संस्कृत दिया हुआ है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को भी इसमें मान्यता दी गई है। ये जो भाषाएं हैं उसमें आया था 1965 तक जो है ये अंग्रेजी भी इसके प्रारूप में रहेगी। तो यहाँ पे 4 ही भाषाएं पूछी गई है: संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 5 है, बोली की परिभाषा लिखिए। बच्चों, बोली जो है, एक है भाषा, दूसरी है बोली। तो बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका क्षेत्र सीमित होता है, और बोलियां होती है जैसे अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई, गढ़वाली हो गई, हिमांचली हो गई, कुमाऊनी हो गई। क्योंकि ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए इनको बोली कहा जाता है। और भाषा का रूप जो है वो विस्तृत होता है, और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जो विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई बोली उपभाषा कब बन जाती है? जब किसी बोली में साहित्य रचा जाने लगता है तब यह बोली न रहकर उपभाषा कहलाती है। तो जो बोली है, इन बोलियों में जो बोलियों मैंने बताई थी आपको, मैथिली है, अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमांचली, जो ये बोलियां हैं, जब इनमें साहित्य रचना होने लगे, साहित्य करते कोई कहानी लिखी जाने लगी, कोई कविता लिखी जाने लगे, कोई नाटक लिख, कोई उपन्यास लिखा जाने लगे, तो ये बोलियां क्या हो जाती है? उपभाषा का रूप बन जाती है, क्योंकि इनमें साहित्य रचना होने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की मौखिक ध्वनियों को
लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनकी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उनकी व्यवस्था को हम कहते हैं लिपि। लिपि हम उसे कहेंगे जो भाषा को लिखने की जो विधि है, जो तरीका है, जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। तो लिपि का अर्थ यहाँ पे सीधा से ले लीजिए आप, चिन्ह, भाषा के वे चिन्ह या वे चिन्ह जिनसे हम भाषाएं सीखते हैं, तो उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गुजराती ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी जर्मन रोमन लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला लिपि में लिखी जाती है, कन्नड़ लिपि में लिखी जाती है, जापानी निहोंगो में लिखी जाती है, तमिल में लिखी जाती है। तो ये लिपियों के नाम हैं जिन लिपियों से भाषाओं की रचना होती है और हम उस भाषा को जान सकते हैं। तो किसी भाषा को जानने के लिए हमें उस भाषा की लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? अब भाषा तो है, लेकिन भाषा का जो शुद्ध रूप है उसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है, और व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। बिना व्याकरण के हम किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें व्याकरण के नियमों को पढ़ना पड़ता है, उन्हें जानना पड़ता है, तभी हम उस भाषा का शुद्ध रूप जान सकते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन आदि भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो भाषाएं ये रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। इनके जो लिखने का जो तरीका है वो रोमन लिपि में ये भाषाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है, भाषा का कौन सा रूप भाषा को स्थायित्व देता है? तो लिखित रूप से ही हम भाषा का स्थायित्व का अर्थ है कि एक प्रमाणित रूप जो है, प्रमाणिक रूप जो है वो लिखित रूप से ही हम उसको दे सकते हैं। क्योंकि जो हमने बोला वो तो कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन जो हमने लिखा है वो प्रमाणिक है, क्योंकि वो हमारे पास कई वर्षों तक लिखा हुआ रहता है, तो प्रमाणिक रूप हो गया। तो लिखित रूप ही भाषा का प्रमाणिक रूप माना जाता है और है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। जो हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाता है। अब इसके दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो इन दो माध्यमों से ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक मुँह से बोलकर जैसे हम भाषण देते हैं, और लिखित जो हम लिखकर जिसको देते हैं, कोई पत्र लिख रहे हैं या समाचार पत्र के माध्यम से, इस प्रकार से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है? तो भाषा का जो लिखित रूप है वो हमारे साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जो हमने लिखा उसको वो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो पहुंचाता है, या उसको भविष्य में उसको पढ़ा जा सकता है। तो ये लिखित रूप से ही संभव है। बोली व उपभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसमें फर्स्ट है बोली। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। और उपभाषा, जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे तो वह बोली क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। तो इस प्रश्न पे मैंने आपको पहले भी समझाया है। नेक्स्ट है, भाषा के लिए लिपि की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कही जाती है। लिपि के द्वारा भाषा लिखित रूप पाकर ज्ञान, विज्ञान व साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने तथा लिखित रूप में भावों अभिव्यक्त करने का माध्यम बनती है। तो किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी लिपि जाननी आवश्यक होती है, और लिपि का ज्ञान से ही हम भाषा का निर्माण कर सकते हैं, और उस भाषा को हम साहित्य के रूप में फिर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।
व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के लिए इसका क्या महत्व है, इसके कितने अंग हैं। तो व्याकरण बच्चों मैंने पहले आपको समझाया, व्याकरण के माध्यम से हम किसी भाषा का शुद्ध रूप जान सकते हैं, उसका शुद्ध रूप का ज्ञान हमें हो सकता है, ये सिर्फ व्याकरण से ही होता है। और इसके 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वर और व्यंजन ये हमारे वर्ण होते हैं। और फिर वर्णों से मिलकर बनता है शब्द। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, और जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। तो ये 3 अंग हैं जिसे हम व्याकरण को सीख सकते हैं, और व्याकरण को सीखकर हम किसी भाषा का शुद्ध रूप जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं के नाम लिखिए। तो भारत की जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनके नाम यहाँ पे पूछे गए हैं, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, मलयालम, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ये 22 भाषाएं हैं जिन भाषाओं को भारतीय संविधान ने मान्यता दी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 1 का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण पढ़ा। और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर याद अवश्य करेंगे।